नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा लेकर, जहां आज हम मिडिल ईस्ट में जिस तरह से लगातार जो तनाव है उससे जुड़ी तमाम अपडेट्स आ रही हैं वो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पुडुचेरी और तमिलनाडु के दौरे का भी कार्यक्रम है। मैं हूं आंचल, मेरे साथ है संध्या। आप सभी को सुप्रभात। और इसके साथ साथ नया सवेरा में आज हम बात करेंगे आर्थिक विकास की और साथ ही साथ खेल जगत की बात भी करेंगे और आपकी सेहत से जुड़ी खबरें भी होंगी। हमारे खास सेगमेंट एक दिन एक उत्सव के जरिए आपको दिखाएंगे भारत की सांस्कृतिक और समृद्धि वाली झलक, यानी हर वो बात जो आपके दिन को बनाने वाली है बेहद खास। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। अमेरिकी इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत। ईरानी मीडिया ने की पुष्टि। ईरान में 40 दिन के शोक का ऐलान। मिडिल ईस्ट में भयंकर तनाव। ईरान के रक्षा मंत्री सहित 7 वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों की मौत। ईरान ने तेल अवीव सहित कई शहरों में किए जवाबी हमले। खाड़ी देशों में तनाव पर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजरायल, ईरान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत के विदेश मंत्रियों से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पुडुचेरी और तमिलनाडु का दौरा। विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। और खेल की खबरों में T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 के मुकाबले में आज भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज से। एक अन्य मैच में जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर जो ईरान है उनके सुप्रीम लीडर खामनेई मारे गए। ईरानी मीडिया ने उनके मौत की पुष्टि की है। मिडल ईस्ट में जिस तरह से लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में अमेरिकी और इजरायली हमलों में उनकी मौत की पुष्टि की गई है। ईरान ने इसी वजह से 40 दिन के शोक की घोषणा की। वहीं इस पूरे टकराव में खामनेई की बेटी और पोती की भी मौत हुई है। साथ ही ईरान के रक्षा मंत्री भी नहीं रहे। इजरायली एयर स्ट्राइक में जो रक्षा तंत्र है वो तबाह हुआ है। इजरायली एयर स्ट्राइक में रक्षा तंत्र तबाह होने के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि खामनेई की मौत ईरान के लिए न्याय, ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। बड़ी बात कही है उन्होंने यहां पर। और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा, ये बात कही गई है नेतन्याहू की तरफ से। तो खामनेई की मौत, जिसे ट्रंप ने बताया है ईरान के लिए न्याय, और वहीं ईरान के खिलाफ ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा, ये बात नेतन्याहू ने कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां खामनेई मारे गए हैं। तो बड़ी खबर ईरान से आती हुई, हालांकि हमने सुबह से ही हम इस खबर को ट्रैक कर रहे थे, जहां ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई की मौत का दावा किया था, लेकिन अब ईरानी मीडिया ने भी उनकी पुष्टि कर दी है कि खामनेई की मौत हो चुकी है। और इस टकराव की अगर बात की जाए तो अब बड़ा सवाल उठकर ये सामने आता है कि आखिरकार ईरान में जो अब राजनीतिक अस्थिरता है उसका नया चेहरा अब कौन होगा। और इस पूरे घटनाक्रम में 40 दिन का शोक ईरान ने घोषित किया। खामनेई की बेटी और पोती की भी इस टकराव में मौत हुई है। और IRGC का साफ तौर पर यह कहना है कि खामनेई की मौत का भारी बदला और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी जो गार्ड्स हैं उनका मानना है कि जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की मौत हुई है, हालांकि वो उसे शहीद बता रहे हैं, इस मौत की पुष्टि के बाद अब उन्होंने कहा कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जो ये चल रहा है वो जारी रहेगा। अमेरिकी और इजरायली हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो चुकी है और ईरान के सरकारी टीवी ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि अयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो चुकी है। खामनेई की मौत की घोषणा पर ईरान में 40 दिनों का शोक रहेगा और इसके अलावा 7 दिनों का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। यही शनिवार की बात करें तो शनिवार को अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कई शहरों पर
हमले किए थे, कई ठिकानों को ध्वस्त किया था और रविवार तड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर खामनेई की मौत को लेकर प्रबल दावा भी किया था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामनेई अब मर चुके हैं। आज सुबह ईरान के सरकारी टीवी ने भी खामनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, समझना चाहेंगे मिडिल ईस्ट में जिस तरह से टकराव की स्थिति है, ऐसे में खamenei का जाना राजनीतिक अस्थिरता किस तरह से पैदा करेगा ईरान में? देखिए, ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है खामनेई की मौत, और अमेरिका और इजराइल के लिए ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से इस ऑपरेशन को शुरू किया था, और कहीं न कहीं कल जो पहले अटैक हुए हैं उसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो खामनेई के कंपाउंड पर अटैक किया गया था उसी में खामनेई की मौत हो गई है। कई सारे अन्य मंत्रियों की भी वहां पर मौत हो गई है, खामनेई के परिवार के भी कई लोगों की मौत हो गई है। तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, और इजराइल और अमेरिका का जो सैन्य ऑपरेशन है उसके लिए बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अब आगे क्या होगा, और अभी के हालात में जिस तरह से वहां से रिएक्शन आ रहे हैं, आईआरजीसी का रिएक्शन आ रहा है, वो कहता है कि हम बदला लेंगे, और साथ ही साथ जिस तरह से आप जानते हैं कि वहां पर अभी ईरान के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद हैं, उसके अलावा ईरान की एक्सपर्ट जो कमेटी है जो सुप्रीम लीडर को चुनती है वो वहां पर मौजूद है। ईरान की जो जुडिशरी है वो काफी मजबूत है, उसके लीडर वहां पर मजबूत हैं। तो बेसिकली यह है कि अब अगला कदम क्या होगा, क्या खामनेई की जगह किसी और को वहां पर सुप्रीम लीडर के पद पर बैठाया जाता है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि अमेरिका और इजराइल अभी भी लगातार ईरान के अंदर हमला कर रहे हैं। दरअसल वो कोशिश कर रहे हैं कि खामनेई की हत्या के बाद जो रिटेलिएटरी पावर है ईरान की वो खत्म की जाए। कल से हम लगातार देख रहे हैं कि जो ईरान की मिसाइल पावर है, मिसाइल लॉन्चर सिस्टम है, वहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि अगला कदम अब वहां पर क्या होता है। क्या खामनेई की जगह किसी और को आईआरजीसी और जो शिया इस्लामिक शासन वहां पर शिया इस्लामिक सिस्टम है वो खामनेई की जगह किसी और को सुप्रीम लीडर के पद पर बैठाता है, और किसी अगर को बिठाता है तो क्या वो अमेरिका और इजराइल के साथ सीधे कन्फ्रंटेशन की स्थिति में आएगा, या अमेरिका और इजराइल के साथ किसी तरह से कोई निगोशिएट करके बीच का रास्ता वहां पर आएगा। और तीसरा ये है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार वहां पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग सड़कों पर उतरिए, अपने संस्थानों को कब्जे में लीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, तो ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि खामनेई की हत्या के बाद जी। ईरान के अंदर में बहुत बड़ी संख्या में खामनेई के समर्थक भी हैं, तो उनके अंदर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध की भावना भड़केगी। लेकिन वहां पर खामनेई की सत्ता के खिलाफ भी वहां पर लोग हैं, तो ये देखना अब काफी महत्वपूर्ण होगा आगे। चंद्रशेखर, यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि आरजीसी का भी दावा किया जा रहा है कि वो बदला लेंगे, लेकिन खामनेई के जाने के बाद अब ईरान की स्थिति किस तरह से है? क्या बदला लेने की स्थिति में ईरान नजर आ रहा है? देखिए, ईरान इस तरह का कोई बड़ा बदला ले लेगा और इजराइल और अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचा लेगा, ऐसी स्थिति में ईरान बिल्कुल नहीं है। कल से ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली गई है, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या कर दी गई है आईआरजीसी की ओर से, या ईरानी जो अन्य अधिकारी वहां पर अब बचे हुए हैं उनकी ओर से इस तरह के बयानात बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन ईरान इस तरह की किसी स्थिति में नहीं है। और अभी जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेक्सेथ, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो ईरान की नेवी को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी कि ईरान अगर अपनी नेवल पावर से, या ईरान के पास जो बची हुई शक्ति है, अगर अब ईरान कोई रिटेलिएटरी एक्शन लेने की कोशिश करता है तो ये ईरान के ऊपर और भारी पड़ेगा, और ईरान के ऊपर हमले होंगे। और आप ये समझ लीजिए कि ईरान को बहुत बड़ा झटका यहाँ पर पहुंचा दिया गया है। अगला स्टेप ये देखना होगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन जी। जो अगला अगर ईरान को इन हालातों में सरवाइव करना है तो ईरान जो अगला स्टेप लेगा, अगर अली खामनेई की जगह किसी और को वहां पर बिठाते हैं चंद्रशेखर, तो यही समझना चाहेंगे कि किस तरह से अगर हम ईरान के शासन को समझने की कोशिश करें तो जो विलायत फ़कीह है जिसके ज़रिए एक मौलवी का ही शासन वहाँ किया जा सकता है, अब उनके अगले उत्तराधिकारी का चुनाव किस प्रणाली के ज़रिए किया जाएगा? देखिए, अगले उत्तराधिकारी की हम बात करें तो वहां पर एक एक्सपर्ट कमेटी होती है जो विभिन्न क्षेत्रों की है, और पूरी तरह से एक धार्मिक कमेटी है, वो इनके अगले उत्तराधिकारी को वहां पर चुनेगी।
लेकिन अब देखना यह है कि कितने लोग वहां पर बचे हुए हैं, क्योंकि ये जो हमला हुआ है इसकी तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं। कल सवेरे हमला हुआ था और अब तस्वीर साफ हो रही है कि अली खामनेई की मौत हो गई है। और अभी कई सारे नाम आने बाकी हैं, क्योंकि ईरान पर जो हमले हुए हैं वो ऐसे ऐसे संस्थानों पर हमले किए गए हैं। अभी आप कुछ समय के बाद जब खबरें आएंगी आप देखेंगे कि आईआरजीसी के कई कमांडर वहां पर मारे गए हैं, ईरानी सेना के कई कमांडर वहां पर मारे गए हैं, जो वहां की सरकार है उस सरकार के कई बड़े अधिकारी वहां पर मारे गए हैं। तो ये देखना होगा कि कितने लोग वहां पर बचे हैं। लेकिन अगर सिस्टम की बात करें तो एक एक्सपर्ट कमेटी होती है, वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके उत्तराधिकारी को या सुप्रीम लीडर को वहां पर चुनती है। लेकिन अब ये है कि यहाँ पर अभी लगातार इसराइल और अमेरिका के हमले वहां पर चल रहे हैं और ईरान में क्या कुछ होता है, क्योंकि अब 40 दिन के शोक की घोषणा कर दी गई है। लोगों के अंदर वहां पर अमेरिका और इसराइल विरोधी भावना भी होगी, क्योंकि वहां पर खामने के समर्थन में भी काफी लोग हैं, लेकिन खामने की सत्ता के विरोध में भी वहां पर काफी लोग हैं। हाल के दिनों में हमने प्रदर्शन देखे हैं। तो लोग जो ट्रंप चाहते हैं कि लोग सड़कों पर उतरें, इस सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें, अपने संस्थानों पर वहां पर कब्जा कर लें, क्या बिल्कुल। ये ऐसा होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात जो हमको ध्यान रखनी होगी वो काफी महत्वपूर्ण है कि ईरान इस पूरे इलाके का एक महत्वपूर्ण देश है और आने वाले समय में ईरान किस दिशा में जाएगा ये पूरे इलाके की तकदीर तय करेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो हाल के दशकों में चाहे अफगानिस्तान की बात करें, लीबिया की बात करें, इराक की बात करें, इन जगहों पर सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी। और शुरुआती दौर में जो वहां की उस समय की लीडरशिप या उस समय जो वहां पर शासन था उसको मारने या हटाने में अमेरिका कामयाब रहा था। लेकिन आगे काफी मुश्किलात इन देशों को आ रही हैं। अभी आप देख सकते हैं अस्थिरता की स्थिति है इन देशों में। तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि अगला कदम अब वहां बिल्कुल, पर तो जो भी राजनीतिक और उठाया जाए वो सामरिक ईरान लिहाज के से लोगों के लिए काफी ईरान अच्छा क्या हो। कुछ कदम उठाने वाला है, इससे उसके देश की दशा और दिशा तय की जाएगी। आप बने रहिएगा चंद्रशेखर हमारे साथ, लेकिन लगातार इजराइल और ईरान से जुड़ी जो तमाम अपडेट्स हैं वो हम लगातार डीडी न्यूज़ के इस मंच से साझा कर रहे हैं। और वहीं ऐसे में इजरायली रक्षा बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा कर दावा किया कि इजरायली वायुसेना के जेट विमानों ने ईरान में सटीक हवाई हमले कर ईरान के रक्षा मंत्री सहित 7 जो वरिष्ठ रक्षा अधिकारी हैं उन्हें मार गिराया है। और इनमें अली शमखानी, मोहम्मद पाकपौर, सालेह असदी, मोहम्मद शिराजी, अजीज नासिर ज़ादे, हुसैन जबल अमेलियन और रेजा मुजफ्फरी निया इनके नाम शामिल हैं। ये हमला ईरान की रक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो इजरायली हमले में ईरानी रक्षा मंत्री की मौत का दावा भी किया जा रहा है। और वहीं अबुधाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किए जाने की पुष्टि हुई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अबुधाबी एयरपोर्ट ने एक्स पर जानकारी साझा कर ये कहा कि अधिकारी हालात पर लगातार कड़ी नजर रखे हुए हैं और जवाबी कार्रवाई जारी है। एयरपोर्ट प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि वह अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक स्रोतों से जारी अपडेट पर ही भरोसा करें। तो लगातार प्रशासन अफवाहों से दूर रहने की अपील कर रहा है। अबुधाबी एयरपोर्ट पर अटैक के बाद हाई अलर्ट। वहीं न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने ईरान पर अमेरिकी हवाई हमलों के खिलाफ मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लहराईं और युद्ध विरोधी नारे लगाए। आरोप लगाया कि अमेरिका मध्य पूर्व में एक नए संघर्ष की शुरुआत कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान कई प्रतिभागियों ने पिछली विदेश नीति की विफलताओं का हवाला देते हुए इराक युद्ध की स्थिति को दोहराने की आशंका भी जताई है। वहीं न्यूयॉर्क निवासियों ने कहा कि इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका से होने पर शर्म महसूस हो रही है। अमेरिका ने इराक युद्ध से कोई सबक नहीं सीखा और संघर्ष को घोर अन्याय बताया। हालांकि भीड़ में कुछ लोगों ने सैन्य कार्रवाई का विरोध किया, वहीं अन्य प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन के तेहरान के प्रति सख्त रुख का समर्थन किया। 30 वर्षीय रियल एस्टेट पेशेवर अकीवा ने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस ईरान की आशंका गंभीर है। लोगों ने कहा कि अमेरिका को स्वास्थ्य, सेवा, आवास, शिक्षा की जरूरत है। इस देश में कोई भी व्यक्ति ईरान से सीधे तौर पर खतरे में है ही नहीं। प्रदर्शन अधिकांशतः शांतिपूर्ण रहा। झंडों और ढोल के बीच नारेबाजी होती रही, जबकि पुलिस ने पूरे मार्च की निगरानी की।
और हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार। चंद्रशेखर, जिस तरह से हम अगर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, खमनई की मौत के बाद किस तरह से मिडल ईस्ट में तो टेंशन बरकरार है ही, लेकिन अगर हम पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को समझने की कोशिश करें तो किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो अभी आपको मैं ये बताऊं कि आईआरजीसी की ओर से काफी कड़ा रिएक्शन इस वक्त आया है। आईआरजीसी का ये कहना है कि वो कुछ ही देर में बहुत बड़ा ऑपरेशन वो शुरू करने वाले हैं अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ। तो इससे ये समझा जा सकता है कि आईआरजीसी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन पे अभी भी खड़ा है। तो अभी ये युद्ध जो है ये खत्म नहीं हुआ है। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि खामनेई की मौत के साथ ही इजराइल और अमेरिका चुप बैठ जाएंगे, क्योंकि आईआरजीसी की ओर से जिस तरह के ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसको देखते हुए लगता है कि अभी वहां पे ईरान में और बॉम्बिंग होंगी। वहां पर ईरान में अमेरिका और इजराइल की ओर से और बॉम्बिंग वहां पर की जाएंगी, और कुछ जो आईआरजीसी की पावर है, जो ईरान की पावर है, जो उनकी मिसाइल पावर है कल से जो बच पाई है, वो भी रिटेलिएटरी अटैक करेंगे। जो खाड़ी के अन्य देश हैं वहां पर, जो अमेरिकी बेसेज हैं वहां पर ये हमले अभी और हो सकते हैं। तो ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है खामनेई की मौत के साथ ही। बिल्कुल और चंद्रशेखर, ये तनाव तो लगातार बना हुआ है और उम्मीद शायद ये भी लग रही है कि अब बदले की कार्रवाई ईरान की तरफ से भी की जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ अमेरिका की बात करें तो न्यूयॉर्क में भी हमने तख्तियां लेकर के लोगों का प्रदर्शन होता हुआ देखा है। इसको किस तरह से देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल विदेशों में ये प्रदर्शन होंगे, क्योंकि रेजा पहलावी जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके फादर का कभी शासन हुआ करता था ईरान में, वो खुद जब से पैदा हुए हैं कुछ सालों हुए ईरान में रहे हैं, उसके बाद वो विदेशों में रहे हैं। तो विदेशों में कई सारे ऐसे संगठन हैं, और खासकर जो ईरान के लोग विदेशों में रहते हैं, वो जो खामनेई का शासन है वहां पर और जो इस्लामिक रिजीम है वहां पर, उसके खिलाफ रहते हैं। इसीलिए हम लगातार चाहे न्यूयॉर्क में देखें या दूसरे यूरोपीय देशों में देखें, इस तरह के विरोध प्रदर्शन वहां पर हम देखते रहे हैं। क्योंकि काफी, अगर खामनेई के शासन की हम बात करें तो इस शासन पर आरोप लगते रहे हैं कि बड़े ही जी। अलोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने ईरान को चलाया है, और यही कारण है कि कई लोग ईरान छोड़कर विदेशों में चले गए हैं, और विदेशों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन लगातार देखे जाते रहे हैं। और जहां तक वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो वर्ल्ड ऑर्डर, जो अभी आप पूछ रहे थे, वर्ल्ड ऑर्डर में इस वक्त जो इजराइल और अमेरिका जिस तरह से काम कर रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। चाहे हम वेनेजुएला की बात करें, चाहे हम ईरान की बात करें। लेकिन अब ईरान में आगे क्या होगा ये काफी महत्वपूर्ण है। क्या रेजा पहलावी आकर वहां पर सत्ता को संभालेंगे, या आईआरजीसी कितने दिनों तक अभी लड़ती है अमेरिका और इजराइल से, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उनकी ओर से अभी तक किसी तरह का बयान नहीं आया है, और वो कहाँ हैं, किधर हैं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो अभी काफी कुछ, अगले कुछ घंटों में काफी कुछ खबरें आनी बाकी हैं, और काफी कुछ कोई बीच का रास्ता। क्योंकि अगर खामनेई को वहां पर मारा है तो ये समझ लीजिए कि खामनेई की सत्ता के अंदर और ईरान के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो अमेरिका और इजराइल से मिले हुए हैं, या अमेरिका और इजराइल के समर्थक हैं। तो काफी कुछ अगले कुछ घंटों में कई सारी खबरें अभी आने बिल्कुल, वाली आपने हैं। बहुत अहम बात कही है चंद्रशेखर कि जिस तरह से खमनई को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था ईरान में, अब ऐसे में अंदर का जो भेदी था, क्या उसने लंका ढहाने में मदद की है, ये भी तस्वीर कुछ समय में साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और नया सवेरा में वक्त ब्रेक का, लगातार जिस तरह से इजराइल और ईरान में इस वक्त मुश्किल के हालात हैं, जो ये मिडल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, इस टकराव की स्थिति पर लगातार अपडेट्स हम डीडी न्यूज़ के इस मंच से साझा करते रहेंगे। वक्त ब्रेक का। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा। अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो,
जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ ये रहा तुम्हारा नया बैग और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुडुचेरी और तमिलनाडु में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री पुडुचेरी और मदुरै में विशाल जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुडुचेरी और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। पीएम पहले पुडुचेरी पहुंचेंगे और 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं शहरी परिवहन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास, जलापूर्ति, शहरी विकास, ग्राम सड़क निर्माण, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हैं। पीएम 750 एकड़ में फैले करासूर सेदरापेट औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम वहां एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुडुचेरी दौरा जहां औद्योगिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सतत विकास को मजबूती प्रदान करेगा, वहीं दूसरी तरफ विकसित पुडुचेरी, विकसित भारत की ओर एक ऐतिहासिक कदम होगा। पीएम तमिलनाडु के मदुरै में 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाना, आवागमन में सुधार लाना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देना है। तमिलनाडु में प्रसारण सेवा को और व्यापक बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कुंभकोणम, येरकॉड और वेल्लूर में 3 नए आकाशवाणी FM रिले ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। बहुत खुशी की बात है, मोदी जी आने के लिए हमारा जनता बहुत खुशी में है। बहुत खुशी है, हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारा गांव आके देख रहे हैं। हम लोग का कल्चर को तमिल जाके देश में हर जगह पे जाके हमारा तमिल के भाषा में भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री मदुरै में तिरुप्पारन कुंद्रम स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर भी जाएंगे। पीएम मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। हाईवे, रेलवे, ब्रॉडकास्टिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में इन 3 क्षेत्रों में एक तरफ जहां तेजी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी और एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ डीएमके खेमे में बेचैनी। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, मदुरई। और इसी बड़ी खबर पर पुडुचेरी से हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट और मदुरई से हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ गए हैं। दोनों का रुख कर लेते हैं और दोनों को ही सुप्रभात। सबसे पहले निशांत राय, आपके पास आएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है, जब हम बुनियादी ढांचे के विकास की बात करते हैं, उस लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल पूरे तमिलनाडु के लिए एक बड़ा दौरा है, खासकर NHAI के जो प्रोजेक्ट जिनका इनॉग्रेशन होना है ये कहा जा सकता है, और जिनका शिलान्यास होना है ये कहा जा सकता है कि भविष्य में तमिलनाडु के जो रोड है वो किस तरीके से रहेंगे। जो 2 लेन थे अभी तक हाईवेज, उनको 4 लेन किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो लोग हैं उनको दिक्कत ना है। रेलवे में 8 नए अमृत भारत स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रेडियो ट्रांसमीटर, 3 जगह नए रेडियो ट्रांसमीटर लग रहे हैं। तो तमिलनाडु को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशांत, ये तमाम विकास कार्यों पर आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन पुडुचेरी से हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी ताजा अपडेट ले लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, उर्मिलेश, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और तमाम विकास योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री का पहुंचना किस तरह से देखा जा रहा है? लोगों में कितना उत्साह है? जी आंचल, संध्या और तमाम दर्शकों को दक्षिण भारत से सुप्रभात।
और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पुडुचेरी के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है आ रहे हैं, अब से कुछ देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे, जहाँ पर लगभग 2700 करोड़ से अधिक जो धनराशि है उससे जो यहाँ पर विकास कार्य हैं उनके विकास कार्यों को आधारशिला और यहाँ पर जो है राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से अगर बात की जाए पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में जो शहरी ढांचा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तमाम चीज़ों को लेकर के जो ये प्रधानमंत्री का दौरा है ये काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी परियोजनाओं को जो है शिलान्यास और कई का उद्घाटन करेंगे। तो निश्चित तौर से पुडुचेरी जो राज्य है उसके विकास में यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, क्योंकि जिस तरीके से हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया है आंचल, यहाँ पर स्वास्थ्य की बात की जाए सबसे पहले तो यहाँ पर बोन मेरे टेस्ट का जो है यहाँ पर एक बड़ा जो है हॉस्पिटल का प्रधानमंत्री जो है शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक औद्योगिक पार्क का जो 750 एकड़ से अधिक जो है क्षेत्र में फैला हुआ है उसको भी जो है प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो निश्चित तौर से पुडुचेरी के लोगों में प्रधानमंत्री के पुडुचेरी आने पर काफ़ी उत्साहित हैं। कल जब हम यहाँ पर हमारी टीम घूम रही थी तो निश्चित तौर से स्थानीय लोगों के चेहरे पे जो खुशी थी वो काबिले तारीफ थी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, खासकर युवाओं की बात की जाए तो उनमें जो है रोजगार और तमाम जो ये विकास कार्य हैं उसको लेकर के काफी उत्साह था। जब हमने उनसे बात की कि किस तरीके से आप प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हैं, उनका कहना था कि प्रधानमंत्री की जो ये सौगात हमें दे रहे हैं ये अपने आप में विकसित पौंडीचेरी और विकसित भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। बिल्कुल उर्मिलेश और निशांत राय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे थे बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर, ऐसे में किस तरह से जब हम मदुरई को विकसित भारत के इस लक्ष्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं तो उस लिहाज से आज का ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है और वहाँ की जो जनता है वो किस तरह से उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही है? देखिए, प्रधानमंत्री का ये दौरा केवल मदुरई के लिए नहीं बल्कि पूरे तमिलनाडु के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। जो मैं बता रहा था कि 2 हाईवेज को 4 लेन किया जाएगा, जिसमें माराकानम से पुडुचेरी और परमकुडी से रामनाथपुरम है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो जो अब जब ये 4 लेन हो जाएंगी तो लोगों को कम से कम एक बड़ा समय उनका बचेगा एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। 8 अमृत भारत स्टेशन भी प्रधानमंत्री जो है समर्पित करेंगे, जहाँ पर नए तरीके से कहा जाए तो लिफ्ट है, वेटिंग हॉल है, एस्केलेटर है, दिव्यांगजनों की सुविधाएं हैं। और जिस तरीके से पूरे भारत में एक बड़ा बदलाव हो रहा है वो बदलाव साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब तमिलनाडु को भी उसका फायदा मिलने जा रहा है। और 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है, तमिलनाडु को उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये दौरा मदुरई के लिए बेहद अहम हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के दर्शन भी करेंगे और वो मंदिर जहाँ पर तुष्टिकरण की राजनीति सत्तारूढ़ डीएमके के द्वारा की गई थी, कार्तिक में वहाँ पर दीप जलाना होता है पहाड़ी पर और कोर्ट के आदेश के बावजूद श्रद्धालुओं को वहाँ पर दीप नहीं जलाने दिया गया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी की जो तुष्टिकरण की राजनीति है वो दर्शन करने के बाद से यहाँ के श्रद्धालुओं को एक बड़ा मैसेज जाएगा। तमिल संस्कृति को मजबूत करने के लिए भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बिल्कुल निशांत, यानी कि कुल मिलाकर शिक्षा के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से या फिर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो दक्षिण दौरा है वो बहुत ही अहम और खास रहने वाला है। और साथ ही साथ जो जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो वहां से भी कोई बड़ा संदेश निकलता हुआ नजर आएगा। आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, और अब रुक करते हैं अगली खबर का और बात करते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की, जो 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और उनका उद्देश्य भारत और कनाडा के बीच व्यापार, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। मुंबई में कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। और अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली एक बड़ी ताकत है। भारत में आयोजित हालिया एआई इम्पैक्ट समिट में केवल घोषणाएं नहीं हुई बल्कि भविष्य की रणनीति तैयार हुई है। एआई की तमाम तकनीकों से आखिर कैसे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखेगा, कैसे लोगों का जीवन सरल हो पाएगा, इन्हीं तमाम सवालों की पड़ताल कर रही है हमारी विशेष सीरीज एआई भविष्य का भारत।
तो सदियों पुरानी भारतीय बुनाई कला अब तकनीक के साथ नया अध्याय लिख रही है। एआई इम्पैक्ट समिट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस ने एआई आधारित एआई वीवर प्लेटफॉर्म पेश कर परंपरा और नवाचार को एक साथ जोड़ा है। तो जानिए इस तकनीक से कैसे भारतीय हैंडलूम वैश्विक बाजार में नई ताकत के साथ उभरेगा। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सदियों से भारत के करघों पर केवल धागे नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति बुनी जाती रही है। हर साड़ी में एक कहानी है, हर डिजाइन में एक विरासत। लेकिन बदलते समय के साथ पारंपरिक बुनकरों के सामने नई चुनौतियां आईं। जटिल डिजाइन, लंबी गणनाएं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में भारत ने परंपरा को भविष्य से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक क्रांतिकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बुनाई, करघे और डिजाइन प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन किया, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध हैंडलूम परंपरा को संरक्षित करना और उसे आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाना है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक एआई आधारित इंटेलिजेंट डिजाइन प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया है, जिसे प्रदर्शनों में एआई वीवर कहा गया। ये एआई संचालित प्रणाली पारंपरिक बुनाई प्रक्रिया को डिजिटल सटीकता के साथ जोड़ती है, जिससे जटिल डिजाइनों को तेजी और शुद्धता के साथ तैयार किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म आवाज, स्केच या छवि के माध्यम से डिजाइन को 3D मॉडल में बदलता है और उसे करघे के लिए तैयार पैटर्न में परिवर्तित कर देता है। यह प्लेटफॉर्म पारंपरिक साड़ी और वस्त्र डिजाइन की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देता है। ये मॉडल केवल देखने के लिए नहीं बल्कि सीधे करघे के लिए तैयार लूम रेडी पैटर्न में परिवर्तित हो जाता है। विशेष रूप से कांचीपुरम की प्रसिद्ध कंजीवरम साड़ियों जैसी जटिल बुनावट के लिए यह तकनीक अत्यंत उपयोगी है। ग्राहक अब साड़ी को बनने से पहले ही 3D या ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से देख सकते हैं। रंग, पैटर्न और बनावट को पहले ही परखा जा सकता है। इससे उत्पादन में त्रुटियां कम होती हैं और समय की बचत होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुनकरों को अब जटिल गणनाओं और हाथ से ड्राफ्टिंग में घंटों नहीं लगाना पड़ता। वे अपनी पूरी ऊर्जा शिल्प और गुणवत्ता पर केंद्रित कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के साथ स्मार्ट वीवर असिस्ट नामक LED आधारित प्रणाली जुड़ी है। ये रियल टाइम में धागों की दिशा और क्रम का मार्गदर्शन देती है। जटिल पैटर्न बुनना अब अधिक सरल हो गया है। नए बुनकर भी आत्मविश्वास के साथ कठिन डिजाइन तैयार कर सकते हैं। इससे उत्पादन की गति बढ़ती है और कौशल का हस्तांतरण भी आसान होता है। इस तकनीक का सफल पायलट तमिलनाडु के कांचीपुरम में किया गया, जो कंजीवरम साड़ियों का ऐतिहासिक केंद्र है। यहाँ इस प्लेटफॉर्म ने पारंपरिक और समय लेने वाली ड्राफ्टिंग प्रक्रिया को डिजिटल और सटीक बना दिया। डिजाइन तैयार करने में लगने वाला समय कम हुआ, उत्पादन दक्षता बढ़ी, त्रुटियां घटी और युवाओं की रुचि फिर से इस शिल्प की ओर बढ़ने लगी। भारत का हैंडलूम क्षेत्र लाखों परिवारों की आजीविका से जुड़ा है। वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए नवाचार आवश्यक है। एआई वीवर ये दिखाता है कि तकनीक परंपरा की प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि उसकी सहयोगी बन सकती है। जब एआई डिजाइन को सरल बनाता है और बुनकर अपनी कला को निखारते हैं, तब विरासत का आधुनिक रूप सामने आता है। करघे की आवाज आज भी वही है। धागे अब भी हाथों से ही गुजरते हैं, लेकिन अब उनके साथ जुड़ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति। ये केवल तकनीक की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो अपनी जड़ों को संभालते हुए भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़ रहा है। परंपरा और तकनीक का ये संगम भारत को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी दोनों बनाएगा। एआई के इस युग में भारत अपने करघों से दुनिया को फिर एक बार चकित करने के लिए तैयार है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई अब खेती किसानी में भी क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। बुआई से लेकर कटाई तक किसानों को सटीक सलाह और कीट रोग की सही जानकारी भी मिल रही है। तकनीक के सहारे कृषि को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य है। तो देखिए एआई कैसे बदल रही है कृषि क्षेत्र की तस्वीर।
भारत की डिजिटल ताकत अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के मुताबिक भारत ने रिसर्च, स्टार्टअप, टैलेंट, निवेश और गवर्नेंस के क्षेत्र में तेज बढ़त दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई फॉर ह्यूमैनिटी का विजन दिया है, यानी ऐसी एआई जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मानव कल्याण का साधन बने। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में समावेशी विकास पर जोर दिया गया ताकि एआई की पहुंच गांव, गरीब किसान तक सुनिश्चित हो सके। कृषि क्षेत्र में एआई एक बड़ा बदलाव ला रहा है। सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, सेंसर और मौसम डेटा के विश्लेषण से किसानों को सटीक सलाह मिल रही है। क्या बोना है, कब बोना है, कितनी सिंचाई करनी है और कब कटाई करनी है। मिट्टी की सेहत की पहचान अब डीप लर्निंग और इमेज रिकॉग्निशन से हो रही है। इसके पोषक तत्वों की कमी का समय रहते पता चल जाता है। वहीं राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली यानी NPSS मोबाइल ऐप के जरिए किसान फसल की तस्वीर अपलोड कर तुरंत कीट या रोग की पहचान कर सकते हैं। किसान ई मित्र जैसे एआई आधारित चैटबॉट रोज हजारों किसानों के सवालों का जवाब दे रहे हैं और सरकारी योजनाओं की जानकारी उनकी भाषा में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और एग्री स्टैक के माध्यम से किसानों को यूनिक डिजिटल पहचान दी जा रही है, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सके। फसल बीमा योजना में भी एआई का उपयोग बढ़ा है। ये स्टेक और क्रॉपिंग जैसी तकनीकें रिमोट सेंसिंग और रियल टाइम फोटो के जरिए सटीक उपज आकलन और नुकसान का मूल्यांकन कर रही है, जिससे क्लेम सेटलमेंट तेज और पारदर्शी हुआ है। एआई आधारित मानसून पूर्वानुमान और मौसम डेटा किसानों को जोखिम कम करने में मदद दे रहे हैं। कई राज्यों में किसानों ने इन पूर्वानुमान के आधार पर अपनी बुवाई रणनीति बदली है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स भी इस बदलाव की बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। हजारों स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई है, जो प्रिसीजन फार्मिंग, ड्रोन, रोबोटिक्स और स्मार्ट मार्केट प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं। कुल मिलाकर भारत की कृषि अब परंपरागत पद्धति से डेटा आधारित और प्रिसीजन इकोसिस्टम की ओर बढ़ रही है। एआई के माध्यम से उत्पादकता बढ़ रही है, लागत घट रही है और किसानों की आय सशक्त हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास भी विश्वास भी के मंत्र के साथ एआई को मानव केंद्रित और समावेशी बनाया जा रहा है। भारत का ये मॉडल दिखाता है कि तकनीक सिर्फ नवाचार नहीं बल्कि किसान और समाज के जीवन में ठोस बदलाव का माध्यम बन सकती है। और नया सवेरा में अब समय है हमारी विशेष सांस्कृतिक सीरीज एक दिन एक उत्सव का। इसके माध्यम से हम भारत की विविधता में निहित एकता को आप तक पहुंचा रहे हैं। और हर कड़ी में हम लगातार बात करते हैं देश के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और अर्थपूर्ण एक विशेष उत्सव की। ये सीरीज भारत की जीवंत परंपराओं, लोक विश्वासों, ऐतिहासिक विरासत और कलात्मक अभिव्यक्तियों को एक भावनात्मक और ज्ञानवर्धक यात्रा के रूप में प्रस्तुत कर रही है। और इस समय पूरे ब्रज पर होली की खुमारी छाई हुई है। कहीं रंगों की होली है तो कहीं फूलों की होली खेली जा रही है, कहीं लठ बरसाए जा रहे हैं तो कहीं भक्ति के रंग उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन जिस गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन बीता, वहाँ विशेष छड़ी मार होली का आयोजन हो रहा है। और इस छड़ी मार होली में प्रेम है, लाड है और गोकुल की भक्तिमय संस्कृति की पहचान भी है। आइए आपको दिखाते हैं गोकुल का रंगोत्सव। फाल्गुन के इस महीने में ब्रज की गलियों में अबीर और गुलाल के रंग बिखरे हैं। यहाँ की हवाओं में टेसू के फूलों की महक घुल गई है। हर गली में फागुन के मीठे गीत गूंज रहे हैं।
और ब्रजवासी कान्हा के गुलाल रूपी प्रसाद में नहाए नजर आ रहे हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं की याद कोई सपना नहीं बल्कि मथुरा के गोकुल का जीवंत सच है, जहां छड़ी मार होली के जरिए कान्हा की शरारत भरी दुनिया को हर साल जीवंत किया जाता है। गोकुल के ग्वाले हर साल की तरह इस साल भी गोपियों के बीच पहुंचे और छड़ी मार होली खेली। गोकुल की छड़ी मार होली कोई साधारण त्योहार नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा है, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ खिंचे चले आते हैं, मानो जैसे कोई अदृश्य मुरली उन्हें बुला रही हो। टेसू के लाल पीले फूलों की वर्षा, ब्रज के लोक गीतों की धुन और बीच में कान्हा का डोला गोकुल की इस होली में चार चांद लगा देता है। आगे आगे कान्हा की पालकी और पीछे पीछे भक्तों का रेला छड़ी मार होली खेलने गलियों में पहुंचता है। गोपियां पहले छड़ियां बरसाती हैं और फिर रंगों के फुहार उड़ाती हैं। इन छड़ियों में दर्द नहीं बल्कि कान्हा के प्रति लाड है। पौराणिक मान्यता है कि द्वापर युग में कान्हा गोपियों को तंग करते, मटकी फोड़ते और वे छड़ी लेकर दौड़ती सबक सिखाने के बहाने प्रेम जताया करती थीं। आज भी वह परंपरा गोकुल में वैसी ही जीवंत है। यहाँ छड़ी मारना दंड नहीं बल्कि प्रेम का अनोखा अंदाज है, जो गोकुल की सांस्कृतिक पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हमने आज आपको दिखाई ब्रज की होली, और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं समाचार पत्रों में प्रकाशित दिलचस्प खबरें और आपको जागरूक करने वाली खबरों की। बिल्कुल, तो पहली खबर क्या बता रही है संध्या आप? बिल्कुल, तो पहली खबर हम आपके लिए लेकर के आए हैं देश भर में जो 3 मार्च को ब्लड मून नजर आने वाला है उससे जुड़ी हुई खबर। चंद्रग्रहण के बाद पृथ्वी से होकर गुजरती सूर्य की रोशनी से मिलेगा लाल रंग। जी हाँ, अगला रक्ताभ चंद्रमा वर्ष 2029 की भी दिखेगा आपको। और आपको बताएं कि आने वाले 3 मार्च को पृथ्वी की छाया से चंद्रमा रक्ताभ हो जाएगा और चंद्रोदय के बाद शाम को 6 बजे से ये नज़ारा पूरे भारत में देखने को मिलेगा। वैज्ञानिकों की भाषा में अगर समझा जाए तो इसे ब्लड मून कहा जाता है, और इस बार का ब्लड मून इसलिए भी खास होगा क्योंकि फिर अब ये अगले 3 साल के बाद ही नजर आने वाला है। स्पेस फिजिक्स और खगोल विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञ और विद्यार्थी इस दुर्लभ नज़ारे को देखने और समझने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो अगर आप भी दिलचस्पी रखते हैं तो जरूर देखिए। बिल्कुल, अब अगली खबर हम ले रहे हैं दैनिक जागरण से, जहां पर किस तरह से जब हम यूरोपियन यूनियन के बात करते हैं जिसके साथ मदर ऑफ ऑल डील्स की गई थी, कैसे ये SME यानी कि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है उनके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। अब इसमें होना ये है क्योंकि दस्तावेज़ बनाया गया है उसमें मोस्ट फेवरेट जो नेशंस हैं उस लिहाज से अगर दस्तावेज़ को हम पढ़ें, जो टेक्निकलिटी है वो ये कहती है कि व्यापारिक समझौते पर अमल होते ही दोनों पक्ष जो हैं, जब हम तमाम EU के 27 देशों की बात करते हैं, उसमें एक दूसरे को 5 साल के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाएगा। अब ऐसे में जो भारतीय वस्तुएं हैं उनकी बिक्री यूरोपियन बाजार में और यूरोपियन बाजारों की जो वस्तुएं हैं उनकी बिक्री भारतीय बाजार में और आसान, सुलभ, सुगम तौर पर सुनिश्चित की जाएगी। अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई आपको लेकर के आए हैं क्योंकि मौसम विभाग दावा कर रहा है कि अब की मार्च से लेकर मई तक अधिक गर्मी पड़ने वाली है। जी हाँ, फरवरी 2026 सबसे शुष्क रहा और पिछले 26 वर्षों में ये आंकड़ा मापा गया है। इसके अलावा इस बार मार्च से मई तक का सीजन देश के अधिकांश हिस्सों में अधिक गर्म रहने वाला है और ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से कई गुना ज्यादा अधिक रहेगा। नॉर्थ वेस्ट के कुछ हिस्से और मध्य भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रह सकता है। IMD ने अपना दावा किया है और बताया है कि शनिवार को मौसम का पूर्वानुमान जो रहा वो बता रहा है पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब सहित कई ऐसे प्रदेश है जहां पर इंटीरियर कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु के साथ साथ जहां पर लू का प्रकोप भी अधिक रहेगा। और क्योंकि यहाँ पर बात अधिकतम चीज़ों को लेकर हो रही है तो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी इसी प्रणाली को और मजबूत करेगा, यानी कि अब 3री से 8वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है उसमें कॉम्पिटिशनल ट्रेनिंग के साथ साथ कैसे प्रशिक्षण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देती हुई नजर आएगी, जिसमें हम जेनरेटिव AI की बात कर रहे हैं, हम रोबोटिक्स को शैक्षणिक जो आने वाला जो साल है उसमें इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। उस लिहाज से शिक्षा मंत्रालय ने 3री से जो 8वीं कक्षा है तुरंत इस पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए जो है वो कहा है और साफ तौर पर इसमें
कैसे आप 12वीं तक का इलेक्टिव कोर्स भी जो है वो चुन पाएंगे, उसकी भी सुविधा आपको इसमें दी जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम तमाम क्षेत्रों की बात करते हैं कि उसे और सरल, सुगम और तकनीक से लैस बनाएगा, उसमें शिक्षा जगत में भी आमूल-चूल परिवर्तन आने की संभावना जताई जा रही है भविष्य में। बिल्कुल, तो आज प्रेस रिपोर्ट्स में बस इतना ही, लेकिन आइए अब आपको खबरें दिखा देते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। और बात करते हैं टी20 विश्व कप 2026 के 52वें मुकाबले की, जहां भारतीय क्रिकेट टीम का सामना वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम से होना है। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए पूरी तरह करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि जीत दर्ज करने वाली टीम को ही सेमीफाइनल में जगह मिलेगी। हारने वाली टीम का टूर्नामेंट में सफर यहीं समाप्त हो जाएगा और अब तक टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ वेस्ट इंडीज का पलड़ा भारी रहा है। वेस्ट इंडीज और भारत के बीच पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला साल 2009 में खेला गया था। अब तक दोनों टीमों के बीच 30 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 19 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है और 10 मैच वेस्ट इंडीज ने अपने नाम किए हैं। इस बीच एक मैच बेनतीजा भी रहा। टी20 प्रारूप में दोनों टीमों की पिछली 5 भिड़ंत में से 3 में वेस्ट इंडीज को जीत मिली है। वेस्ट इंडीज ने इस टूर्नामेंट में अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, शुरू में कुछ सतर्क होकर खेलना और बाद में बेखौफ अंदाज में आक्रमण करना। अपनी इस रणनीति के कारण उसे लगातार 5 मैच में जीत मिली, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने उसकी जीत का सिलसिला रोक दिया। टी20 विश्व कप में अब तक भारत वेस्ट इंडीज दोनों टीमें कुल 4 मैचों में आपस में भिड़ी हैं, जिसमें से 3 में वेस्ट इंडीज टीम जीती है और सिर्फ एक मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम किया है। आखिरी बार टी20 विश्व कप 2016 में दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था, जिसे वेस्ट इंडीज की टीम ने 7 विकेट से जीता था। भारतीय टीम को एकमात्र जीत 2014 के विश्व कप में 7 विकेट से मिली थी। भारतीय बल्लेबाज अब पुराने रंग में दिख रहे हैं, लेकिन गेंदबाज अब भी प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और ऐसी परिस्थितियों में वेस्ट इंडीज के खिलाफ रविवार को होने वाले टी20 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल जैसे सुपर 8 के मैच में उसे इस विभाग में अपना बेहतर प्रदर्शन करना होगा। सूर्य कुमार ने पिछले 10 मैचों में 423 रन बनाए हैं। ईशान पिछले 9 मैचों में 421 रन बनाने में सफल रहे हैं। वेस्ट इंडीज से हेटमायर ने पिछले 10 मैचों में 50.63 की औसत और 181.61 की स्ट्राइक रेट से 405 रन बनाने में सफलता पाई है। अर्शदीप पिछले 8 मैचों में 15 विकेट लेने में सफल रहे हैं। वहीं वरुण ने पिछले 8 मैचों में 13 विकेट चटकाए हैं। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी नजरें रहेंगी। वेस्ट इंडीज की दक्षिण अफ्रीका से हार और भारत की जिम्बाब्वे पर जीत ने ग्रुप 1 से सुपर 8 के इस मैच को दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा बना दिया है। इसलिए अब दोनों टीमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगी और ऐसे में ईडन गार्डन्स में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मैच के विजेता को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मार्च को दूसरे सेमीफाइनल में खेलने का मौका मिलेगा। टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को करो या मरो के मुकाबले में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हर हाल में इस मैच में जीत दर्ज करनी होगी। सुपर 8 का ये आखिरी मुकाबला है। ऐसे में भारतीय टीम हर उस गलती पर काम कर रही है ताकि वो वेस्ट इंडीज को पटकनी दे करके सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर सके। ईडन गार्डन पे ये मुकाबला खेला जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम किस खास रणनीति के साथ इस मुकाबले में उतरती है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, ईडन गार्डन, कोलकाता। और वहीं डीडीसीए सचिव अशोक शर्मा के मुताबिक भारतीय टीम को अपनी गेंदबाजी पर काम करने की ज़रूरत है। उनके अनुसार वेस्ट इंडीज़ ने ईडन गार्डन्स में इस विश्व कप में 2 मैच खेले। ऐसे में उन्हें परिस्थिति का अच्छी तरह से अंदाजा है। अशोक शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव कुमार ने, आपको सुनवा देते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में भारत सुपर 8 का अपना अगला मुकाबला अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगा और इस वक्त हमारे साथ हैं डीडीसीए के सचिव अशोक शर्मा। अशोक जी, जिस तरह से भारत का पूरा कैंपेन रहा है, एक हार से बहुत हाहाकार मची थी और कहीं ना कहीं लगा था कि टीम का जो कैंपेन है वो डिटेल ना हो, लेकिन उसका तगड़ा जवाब जिम्बाब्वे के खिलाफ मिल गया। अब कहने को तो सुपर 8 का मुकाबला है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता में। देखिए, वेस्ट इंडीज को 2 मैच खेलने का फायदा तो मिलेगा, लेकिन इंडिया इतनी गहराई वाली टीम है कि हमारा जो भी प्लेयर 11 में जाता है वो अपने को पूरा जो भी उसका गेम है ना 100% देने की कोशिश करता है। अगर पीछे अभिषेक शर्मा फ्लॉप हुए तो एक मैच में आके उन्होंने विनिंग बैटिंग करी है और जितने भी बॉलर्स हैं, हमारी एक स्पेशलाइज्ड टीम है टी20 की और जो बेंच स्ट्रेंथ भी है हमारे पास वो भी स्पेशलाइज्ड टी20 के लिए है। आप चाहे बुमराह को ले लो, खेलने वाले ऊपर बैट्समैन में आप लेफ्टी हमारे पास सबसे ज़्यादा है, तो वो उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जिस दिन का जैसा गेम है, आपने
इंडिया को दिमाग में रख के और उस तरीके का गेम जब आप खेलते हो और करोड़ों भारतवासियों की दुआएं होती है और इंटरनेशनल पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस टूर्नामेंट को, तो आप यहाँ परफॉर्म करोगे तो आने वाले समय में आपको दुनिया याद रखेगी। लेकिन लास्ट 2 मैचों से अगर देखें तो पहले तो हम बैटिंग की कंसर्न कर रहे थे, लेकिन अभी बैटिंग तो ठीक है, अपने अच्छे तरीके से वापस आए, लेकिन बॉलिंग में थोड़ा सा कंसर्न कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है। देखिए हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बॉलिंग थोड़ी हमारी उस स्टैंडर्ड की नहीं हो पाई जिस स्टैंडर्ड की हम अपेक्षा करते थे, लेकिन T20 गेम जितना हमारे लिए अनसर्टेनिटी है ऐसे दूसरी टीमों के लिए भी है। अब एक सवाल, आखिरी सवाल, T20 वर्ल्ड कप से हटकर जिस तरह से दिल्ली की महिला टीम ने रेलवे को हरा करके खिताब जीता है ओपन का, क्या देखिए बहुत दिन बाद DDCA में ये खुशी का माहौल आया है कि हमारी महिला टीम आज नेशनल टीम बनी। मैं सभी महिला प्लेयर्स को बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और हमारे प्रेसिडेंट अरुण जेटली ने जितना उनको प्राइज़ मनी मिलेगा उतना ही प्राइज़ DDCA देगी। अशोक शर्मा जी का यही मानना है कि टीम जो इस समय कलेवर में दिख रही है भारतीय टीम, वही फ्लेवर जो है वो कहीं ना कहीं वो कहना पड़ेगा कि सुपर 8 के मुकाबले में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टीम उतारने में कामयाब रहेगी और टीम का ये जो जीत का सिलसिला है वो जारी रहेगा। दिल्ली से मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़ के लिए। और वहीं T20 क्रिकेट विश्व कप में आज पहला मैच दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मैच के परिणाम के खास मायने नहीं हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पहले से ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, तो वहीं जिम्बाब्वे का सफर इस विश्व कप में थम गया है। ऐसे में जिम्बाब्वे की नज़र जीत के साथ इस विश्व कप में अपने अभियान को खत्म करने पर होगी। और नया सवेरा में आगे बढ़ने से पहले रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आइए अब बात करते हैं नया सवेरा में मौसम के मिजाज को लेकर। देखते हैं क्या तापमान है अधिकतम और न्यूनतम आपके शहर में।
नया सवेरा में वक्त चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले जैसे कि हमारी हमेशा से परंपरा रही है, आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत झलकियाँ। क्यों संध्या? बिल्कुल, और ये खास झलकियाँ आज हम आपके लिए लेकर के आए भगवान शिव की पावन नगरी काशी विश्वनाथ से। जी हाँ, तो आप इन सुंदर सुंदर झलकियों का आनंद लीजिए और मुझे, मेरी सहयोगी आंचल और हमारी पूरी नया सवेरा की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।